चलिए, आज भारत के एक सबसे बड़े और प्राचीन स्वदेशी समुदाय की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें शानदार साम्राज्य हैं, एक बेहद समृद्ध संस्कृति है और मुश्किलों से लड़ने की एक अद्भुत ताकत है। आइए, गोंड लोगों की इस दास्तां को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, क्या कभी ये शब्द सुना है? कोयतूर? शायद नहीं सुना होगा, पर गोंड लोगों के लिए ये शब्द बहुत गहरे मायने रखता है। पता है क्यों? क्योंकि ये उनका खुद का दिया हुआ नाम है, जो उनकी अपनी पहचान और उनके गौरव को दिखाता है। और जरा इस समुदाय के विशाल आकार का अंदाजा लगाइए। भारत में लगभग 1,30,00,000 गोंड लोग रहते हैं। जी हाँ, 1,30,00,000। ये आंकड़ा उन्हें देश के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक बना देता है। मतलब ये संख्या ही अपने आप में उनके महत्व की गवाही देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये कोयतूर लोग हैं कौन और रहते कहाँ हैं? देखिए, गोंड समुदाय, जो खुद को कोयतूर कहता है, एक बहुत बड़े और हरे भरे जंगली इलाके में बसा हुआ है। इस पूरे क्षेत्र को इतिहास में गोंडवाना के नाम से जाना जाता था, यानी गोंडों की भूमि। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। गोंडवाना की जमीन ठीक मध्य भारत के दिल में फैली हुई है। सोचिए, मध्य प्रदेश के घने जंगलों से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा तक के इलाकों में ये सब उनका विशाल घर है। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और उनके गौरवशाली इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। क्योंकि एक वक्त था जब गोंड लोग सिर्फ जंगलों में रहने वाले आदिवासी नहीं थे, बल्कि वे बहुत ही शक्तिशाली राज्यों के निर्माता और शासक थे। उनकी कहानी ताकत, संघर्ष और अटूट हिम्मत की कहानी है। तो देखिए, 13वीं सदी में गोंड साम्राज्यों का सूरज उगता है। गढ़, देवगढ़, चांदा जैसे मजबूत राज्य बनते हैं। लेकिन सदियों तक शासन करने के बाद उनका संघर्ष शुरू होता है। पहले मुगलों, फिर मराठों और आखिर में अंग्रेजों के हमलों ने धीरे धीरे उनके इन राज्यों का अंत कर दिया। ये उनकी सत्ता के उदय और पतन की एक लंबी गाथा है। और इसी संघर्ष के इतिहास में एक नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, रानी दुर्गावती। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो हिम्मत और स्वाभिमान की मिसाल थी। सोचिए, मुगल सेना के सामने उनकी जो बेमिसाल बहादुरी थी, उसकी कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। लेकिन कभी सोचा है कि गढ़कटंगा जैसे गोंड राज्य इतने अमीर और शक्तिशाली कैसे बने? इसका राज जंगल में छुपा था, और वो राज था जंगली हाथी। जी हां, वे हाथियों को पकड़कर दूसरे राज्यों को बेचते थे, और यही व्यापार उनकी दौलत का सबसे बड़ा जरिया था। अच्छा, राजनीति और युद्धों से हटकर अब जरा उनके समाज के अंदर झांक कर देखते हैं। गोंड समाज का जो पूरा ढांचा है ना, वो एक बहुत ही अनोखी और व्यवस्थित गोत्र प्रणाली पर टिका है, जो सदियों से उनके जीवन को एक दिशा देती आ रही है। इस पूरी प्रणाली के केंद्र में है सागा। अब ये सागा क्या है? इसे एक बड़ा सा कुल या वंश समझिए, और इसका एक सबसे जरूरी नियम है, एक ही सागा के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते। यही वो नियम है जो उनके सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाता है। मिसाल के तौर पर आदिलाबाद इलाके में 4 मुख्य सागा हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि इनके नाम सीधे सीधे इनके पूर्वजों की संख्या से जुड़े हैं। जैसे यिरवेन का मतलब है 7 पूर्वज और सरवेन का मतलब है 6 पूर्वज। ये दिखाता है कि उनका इतिहास और सामाजिक जीवन कैसे एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सागा के अंदर भी छोटे छोटे समूह होते हैं, जिन्हें पारी या कुल कहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इन कुलों के नाम अक्सर प्रकृति से लिए जाते हैं, जैसे किसी पेड़ या पौधे का नाम। ये दिखाता है कि प्रकृति उनके जीवन का कितना अटूट हिस्सा है। और प्रकृति से ये जो गहरा रिश्ता है ना, यही हमें उनकी कला और आध्यात्मिकता की रंगीन दुनिया में ले जाता है। ये वो जगह है जहां उनकी आस्था, प्रकृति के लिए उनका सम्मान और उनकी रचनात्मकता, ये सब मिलकर कुछ अद्भुत रचते हैं। देखिए, उनकी आध्यात्मिक मान्यताएं बहुत गहरी हैं। उनका एक पारंपरिक धर्म है कोया पोनेम, जो प्रकृति और उसके हर तत्व की पूजा पर जोर देता है। उनके लिए साजा का पेड़ बेहद पवित्र है। हाँ, समय के साथ हिंदू धर्म का भी उन पर प्रभाव पड़ा, जिसने उनकी धार्मिक प्रथाओं में एक नई परत जुड़ी है। और ये सारी मान्यताएं और प्रकृति के लिए प्यार उनकी शानदार कला में जैसे जिंदा उठता है। गोंड चित्रकला अपने चटक रंगों, बारीक लाइनों और बिंदुओं के बहुत ही सुंदर पैटर्न के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उनकी हर पेंटिंग एक कहानी कहती है, कभी प्रकृति की, कभी लोक कथाओं की, तो कभी उनके देवी देवताओं की। ये उनकी संस्कृति का एक जीता जागता उत्सव है। तो चलिए अब इस कहानी को आज के दौर में लाते हैं।
गोंड समुदाय का संघर्ष और अपनी सांस्कृतिक पहचान की लड़ाई आज भी जारी है और उनकी विरासत आज भी उतनी ही शक्तिशाली है जिसका असर हम कई ऐसी जगहों पर देखते हैं जहां शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। जल, जंगल, जमीन, ये 3 शब्द एक शक्तिशाली नारा गोंड क्रांतिकारी नेता कोमाराम भीम ने दिया था। आज ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, बल्कि पूरे भारत में आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ रहे लोगों के लिए प्रेरणा और संघर्ष की आवाज बन चुके हैं। और ये बात शायद बहुतों को नहीं पता होगी, गोंड लोगों की दुनिया ने हमारी पॉप कल्चर पर भी बहुत गहरी छाप छोड़ी है। द जंगल बुक के जो जंगल है वो गोंडवाना से ही प्रेरित थे, और हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR ने कोमाराम भीम जैसे गोंड नायक की कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब हम गोंड जैसे समुदायों के इतिहास को जानते हैं तो हमें एहसास होता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं या विजेताओं की लिखी कहानी नहीं है। ये उन अनगिनत लोगों की कहानियों का संग्रह है जिनकी आवाज़ को अक्सर दबा दिया गया। गोंड लोगों की कहानी जानना हमें इतिहास को एक बिल्कुल नई और कहीं ज़्यादा